हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा, हमने बात करी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और समझे थे बेसिक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, इसका मतलब है कोई काम कंटिन्यूटी में है। मतलब प्रेजेंट में होने वाला काम जो कि अभी हो रहा है, तो वो सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। हम ये भी बोल सकते हैं जो भी टेम्परेरी वर्क है या फिर कोई अभी होने वाला काम है, तो वो सब हमारे आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अगर एग्जाम्पल के लिए बोला जाए आई एम प्लेइंग, मतलब मैं खेल रहा हूँ, तो ये एक एग्जाम्पल है कि कोई काम अभी हो रहा है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसी तरीके से अगर बोला जाए यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, या फिर बोला जाए वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं ही इज टीचिंग, वो पढ़ा रहा है, शी इज राइटिंग, वो लिख रही है, रोहन इज सिंगिंग, रोहन गा रहा है। तो इन सारे सेंटेंसेस से हमें पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसे एक्शन हो रहे हैं सेंटेंसेस में जो कि प्रेजेंट में चल रहे हैं या प्रेजेंट में हो रहा है, या कह सकते हैं समथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो अगर हिंदी के सेंटेंसेस को समझा जाए, जिस भी सेंटेंस में हम देख लें रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। बहुत ही इजी टेंस है, आराम से इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। पहला है इज, जो कि आती है हमारी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन होता है। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, सिंगुलर मतलब अकेला। तो अगर एग्जाम्पल के लिए बोला जाए ही, शी, इट या फिर कोई भी नाउन, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के। तो जब भी हमें ही, शी, इट, कोई भी नेम या कोई भी नाउन हमें दिखे, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगी। इसी तरीके से जब भी हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब एम, तो उसके साथ लगेगा आई। आई के साथ सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब लगती है जो कि है एम। इसी तरीके से अगर देखा जाए आर, तो आर हेल्पिंग वर्ब सारे ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगती है। एग्जाम्पल के लिए यू आर, दे आर, वी आर, द बॉयज आर, द गर्ल्स आर। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं प्लूरल के और इसी के साथ लग जाएगा हमारा आर। तो सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इज, एम, आर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब किया जाता है? व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? अगर बोला जाए कोई भी ऐसा काम जो कि अभी हो रहा है, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, तो ये एक एग्जाम्पल है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। इसी तरीके से अगर बोला जाए आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि कोई काम अभी हो रहा है, an action going on at the time of speaking। जब भी हम बात कर रहे हैं और कोई ऐसी चीज हमारे आसपास हो रही है, तो वो सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। इसी तरीके से अगर बोला जाए he is reading a novel now, तो मतलब वो अभी एक नॉवल पढ़ रहा है। साथ ही में हमें पता है कि ये काम अभी हो रहा है और ये भी नहीं पता कि ये काम कब खत्म होगा, तो वो एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसी तरीके से अगर बोला जाए दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, हमें पता है ये काम अभी हो रहा है, साथ ही में हमें ये भी नहीं पता कि ये काम कब तक चलेगा, तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं टेम्परेरी एक्शन की, मतलब कोई ऐसा काम जो अभी के लिए ही हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं जो आजकल हो रहा है, उसके लिए भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अगर एग्जाम्पल के लिए बोला जाए आई एम लिविंग इन रेंटेड हाउस, मैं आजकल इस रेंटेड हाउस में रह रही हूँ, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसी तरीके से अगर बोला जाए शी इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया कि वो आजकल इंग्लिश सीख रही है या इंग्लिश पढ़ रही है, तो ये एग्जाम्पल हो गया टेम्परेरी एक्शन का, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसी तरीके से जब भी हम बात करते हैं नियरेस्ट फ्यूचर की, नियरेस्ट फ्यूचर से मतलब यहाँ पे है कि फ्यूचर में होने वाला काम
जो कि होना फिक्स्ड है, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर बोला जाए ही इज गोइंग मुंबई टुनाइट, मतलब आज वो मुंबई जा रहा है, वो काम अभी हुआ नहीं है लेकिन होना तय है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसी तरीके से अगर बोला जाए आई एम गोइंग होम टुमारो, कल मैं अपने घर जा रही हूँ, तो ये काम अभी हुआ नहीं है लेकिन ये फ्यूचर में होना फिक्स है, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर हमें सेंटेंस में ये वर्ड्स दिख जाते हैं, इसका मतलब है ये बात हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही फॉलो करेगी। अगर सेंटेंस में हमें वर्ड मिले टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, 6 AM, 5 PM या 6 o'clock, किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड्स हमें दिखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमें सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही फ्रेम करना है। तो जब भी बात होती है ट्रेंड चेंज होने की, तो भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करना होता है। ट्रेंड चेंज होने का मतलब ये है कि कोई चीज चेंज हो रही है। अगर हम फैशन की बात करें कि कोई फैशन चेंज हुआ है, तो वो हमारे ट्रेंड के अंदर आ जाएगा। या फिर अगर हम बात करें किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, तो वो भी हमारे ट्रेंड के अंदर ही आ जाएगा कि किसी का प्राइस चेंज हुआ है या फिर इंक्रीज हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर बोला जाए द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल आर इंक्रीजिंग, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसी तरीके से अगर किसी फैशन को लेके बात हो, तो वहां पे भी हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर बोला जाए पीपल आर वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स दीज डेज, आजकल लोग कलरफुल क्लोथ्स पहन रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। या फिर अगर बोला जाए दीज काइंड ऑफ शूज पीपल आर वेयरिंग दीज डेज, या फिर बोला जाए पीपल आर वेयरिंग नियॉन कलर्स दीज डेज, तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। इसी तरीके से जब भी हम बात करते हैं इंटेंशन या लाइकलीहुड की, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लाइकलीहुड से मतलब यहाँ पे हो गया कि कोई चीज हमें फील हो रही है, या हमें अनुभव हो रहा है, या हमें अनुभव हो रहा है, तो वहां पे भी हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर बोला जाए आई एम गोइंग टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड, तो मेरा एक इंटेंशन है कि आज मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसी तरीके से अगर बोला जाए ही इज गोइंग टू डाई, मतलब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं और हमें उसको देख के लग रहा है या फिर हम अनुमान लगा रहे हैं कि अब इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है, अब ये शायद नहीं बचें, तो हम बोल सकते हैं ही इज गोइंग टू डाई, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो देखा आपने, ये सारे सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करना है, लेकिन साथ ही में कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कभी भी नहीं किया जाता है। तो आइए समझते हैं वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं किया जा सकता है, उसका यूज़ नहीं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाते हैं तो हमारा सेंटेंस कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्म नहीं हो सकता है। सी, हियर, स्मेल, अंडरस्टैंड, नीड, लव, हेट, want, notice, taste, appear, look, please, hope, accept, prefer, mean, suppose, think, wish, keep, forget, sound, own, और ऐसे भी काफ़ी वर्ड्स हैं जिन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ कर सकते हैं। She is knowing him very well, तो यहाँ पे हमने देखा नोइंग वर्ड बनाया है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि इन वर्ड्स में कभी भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं बना सकते हैं, तो ये सेंटेंस कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, ऐसे वर्ड्स को हम फ्रेम कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए यहाँ पे शी नोज हिम वेरी वेल, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और यहाँ पे जो इज और आईएनजी फॉर्म हमने के नो के साथ लगा दी है वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और शी नोज हिम वेरी वेल एकदम करेक्ट सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात किया जाए किसी और वर्ड को लेके, तो देखा जाएगा ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, वो समझ रहा है,
तो ये सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाकर करेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है He understands it। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन गया, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट सेंटेंस है। इसी तरीके से अगर देखा जाए She is owning a scooter, तो अभी हमने देखा था कि ओन यहाँ पे भी वर्ड है, तो ओन को हम कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ नहीं बना सकते हैं, तो अगेन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इस सेंटेंस को हम फ्रेम कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, She owns a scooter। तो देखा आपने, जब भी ये वर्ड्स हमें दिखेंगे सेंटेंस में, हम उनके साथ कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं फ्रेम कर पाएंगे। इसके लिए हमें हेल्प लेनी होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं बना सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ब सेंटेंस में होने वाले एक्शन को वर्ब बोला जाता है, लेकिन ये वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं। एक होता है एक्शन वर्ब और दूसरी होती है स्टेटिव वर्ब्स। एक्शन वर्ब, जैसे कि आपको सभी को पता है, किसी भी वर्ब से हमें पता चल रहा है कि एक्शन हो रहा है। अगर हम बोलें प्ले, गो, ईट, सिंग, तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे एक्शन वर्ब के। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमें स्टेट ऑफ माइंड बताती हैं, या कह सकते हैं हम इमोशनल स्टेट, या फिर जब हम बात करते हैं मेंटल स्टेट की, तो वो सारे हो जाते हैं स्टेटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल। तो ये सारे जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं स्टेटिव वर्ब्स के। इसीलिए सेंटेंस में कभी भी स्टेटिव वर्ब्स अगर हमें दिखता है तो समझ में हमें आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, और वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस फ्रेमिंग की। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस, और सिंपल सेंटेंसेस को हम बोलेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। कोई भी वर्ड ऐसा जिसमें हमें नेगेटिव वर्ड मिल जाए तो वो सेंटेंस बन जाएगा हमारा नेगेटिव। या फिर अगर बोला जाए कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो सारे सेंटेंसेस हमारे हो जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जब भी हम फ्रेम करते हैं इन सेंटेंसेस को, हमें ध्यान में रखना होता है स्ट्रक्चर को। तो पहले स्ट्रक्चर को हम समझते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बोलता है कि सबसे पहले हमारा लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में लगेगी टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म का मतलब यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब, जो कि होती है इज, एम, आर। तो यहाँ पे लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब, साथ में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ ही में लगेगा आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। अगर बोला जाए कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है जैसे कि आई, तो उसको हमें पता है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम। तो यहाँ पे सेंटेंस सिंपल बन जाएगा आई एम। इसके पीछे अगर प्लेइंग है तो प्लेइंग बन जाएगा, वर्किंग है तो वर्किंग, स्लीपिंग है तो स्लीपिंग, वो हमारी वर्ब लग जाएगी आईएनजी फॉर्म के साथ में। तो यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं आई एम प्लेइंग। इसी तरीके से अगर हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट चेंज होने का मतलब है कि अगर यू, वी, दे आ जाते हैं जो कि हैं प्लूरल फॉर्म, और हमें पता है प्लूरल फॉर्म के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगती है आर। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा यू आर, और जो हमारा वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब प्लेइंग। यू आर प्लेइंग, यू आर स्लीपिंग, यू आर सिंगिंग। तो इस तरीके के सेंटेंस फ्रेम हो जाएंगे। इसी तरीके से वी आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। लेकिन जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की, या फिर हम बात करते हैं ही, शी, इट, या फिर कोई भी नाउन, तो वहां पे हमारी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है इज। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे फ्रेम हो जाएगा, सब्जेक्ट जो कि है ही, तो बन जाएगा, उसके बाद टू बी फॉर्म लगेगी। टू बी का फॉर्म का मतलब हो गया यहाँ पे हमारा लगेगा एस, और साथ ही में लगेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि है प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सिंपल सेंटेंस हमारा वर्ब के साथ खत्म हो जाएगा। तो सेंटेंस बन सकता है ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, रोहन इज प्लेइंग एंड इट इज प्लेइंग। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए एफर्मेटिव सेंटेंसेस के। तो जब भी हम फ्रेम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, टू बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब,
और साथ में लगेगा नॉट, फिर लग जाएगी वर्ब के संग आईएनजी फॉर्म और लास्ट में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है। तो यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सब्जेक्ट हमारा है आई, एम हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब और नॉट साथ में आ जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम नॉट, और उसके आगे जो भी वर्ब होगी वो लग जाएगी। जैसे कि यहाँ पे है प्लेइंग, जैसे प्ले के संग आईएनजी फॉर्म लग गया तो आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट स्लीपिंग, इस तरीके के सेंटेंस बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर बोला जाए यू, वी, दे, सभी को पता है ये प्लूरल फॉर्म है और प्लूरल के साथ लगेगा आर, तो सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे यू आर नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। इसी तरीके से अगर बात की जाए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की, जो कि होते हैं ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम, तो वहां पे भी हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ही इज नॉट प्लेइंग, शी इज नॉट प्लेइंग, रोहन इज नॉट प्लेइंग, इट इज नॉट प्लेइंग। तो सिंपल है इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को फ्रेम करना। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, मतलब अब हम बनाएंगे क्वेश्चन इन्हीं सेंटेंसेस का। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हमारे स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर सबसे पहले लगेगा, साथ में लगेगा सब्जेक्ट और उसके बाद लगेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। तो सेंटेंस अगर बनाया जाएगा तो बन जाएगा आर यू प्लेइंग, आर वी प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, और साथ में क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। बात करते हैं ही, शी, इट या फिर किसी भी नाम की, तो उसके आगे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज, तो बनेगा सेंटेंस इज ही प्लेइंग, इज ही गोइंग, इज शी स्लीपिंग, या फिर कह सकते हैं इज शी प्लेइंग, इज रोहन प्लेइंग। तो ये सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। तो आपने देखा कितना इजी है, अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से हम सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हैं। जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अगर हमारा आंसर येस और नो में नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे हमें हेल्प लेनी पड़ेगी WH फैमिली की। और आप सभी को पता है WH फैमिली का मतलब यहाँ पे है सारे ऐसे वर्ड जहाँ से हमें पता चले कि सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर अगर आपको ये वर्ड्स देखने को मिले सेंटेंस में, जैसे कि हु, where, how much, when, why, how often, और इसी तरीके के और ऐसे शब्द अगर मिले तो पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे WH फैमिली का। तो WH फैमिली का जब भी हम यूज़ करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, हमें स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, जो कि हम नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाते थे। अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा वेयर आर यू प्लेइंग। तो देखा आपने सेंटेंस में वेयर आ गया, तो यहाँ पे हम आंसर येस और नो में नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर पूछा जाए वेयर आर यू प्लेइंग, तो मैं बोल सकती हूँ आई एम प्लेइंग इन द गार्डन या आई एम प्लेइंग एट माई होम। एग्जाम्पल हो गया WH फैमिली से बने हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इसी तरीके से अगर बोला जाए वाई आर यू प्लेइंग, आप क्यों खेल रहे हो, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि यहाँ पे हम दे नहीं सकते हैं आंसर हाँ या ना में, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया WH फैमिली के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इसी तरीके से अगर सिर्फ पूछा जाता आर यू प्लेइंग, तो सेंटेंस सिर्फ हाँ या ना में बन जाता, येस आई एम प्लेइंग, नो आई एम नॉट प्लेइंग, तो ये हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बन सकता था। तो अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे अगर सिर्फ पूछा जाता आर यू गोइंग, तो सेंटेंस का आंसर येस और नो में दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस का आंसर येस और नो में नहीं दिया जा सकता है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा WH फैमिली के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो यहाँ पे बन जाएगा क्वेश्चन वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इसी तरीके से वाई आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें आंसर जो है थोड़ा डिस्क्राइब करके देना पड़ेगा। तो आपने देखा किस तरीके से हम सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की WH फैमिली लगा के और बिना WH फैमिली के सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से। ना कॉन्ट्रैक्शन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मैंने पहले भी बताया है, जब हम किसी चीज़ को छोटा कर देते हैं, किसी वर्ड्स को मिलाकर छोटा कर देते हैं।
सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज़ हम कभी भी फॉर्मल राइटिंग में या फॉर्मल कन्वर्सेशन में नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो समझेंगे यहाँ पे अगर हमें बोला जाए आई एम, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करके हम बना सकते हैं आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट वर्किंग। तो ये हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। और देखा आपने, हमने यहाँ से ए को हटाकर हमने इसे बना दिया आई एम। इसी तरीके से अगर बोला जाए आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट स्लीपिंग, इसी तरीके से यू आर का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इस तरीके से बोला जाएगा यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट वर्किंग। ही इज का बन जाएगा हिज, शी इज का बन जाएगा शीज, और इट इज का बन जाएगा इट इज। ऐसे अगर बोला जाए नॉट अगर हमने लगाना है तो मैंने सेंटेंसेस पहले ही आपको बता दिए हैं। आई एम नॉट गोइंग, यू आर नॉट स्लीपिंग, दे आर नॉट सिंगिंग, वी आर नॉट डांसिंग, ही इज नॉट वर्किंग, शी इज नॉट स्टडिंग। तो इन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स का यूज हम अपनी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में कर सकते हैं और अपनी कन्वर्सेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्पेलिंग चेंजेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम सभी को पता है कि जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं तो वर्ब के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और आईएनजी फॉर्म लगाने की वजह से ही कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इन्हीं के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे स्पेलिंग चेंज होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सीधा आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ अगर हम बोल रहे हैं ईट तो साथ में सिर्फ आईएनजी लगा के ईटिंग बन सकता है। इसी तरीके से अगर बोला जाए वॉक तो वॉक का वॉकिंग हो सकता है बिना किसी डिफरेंस के साथ। इसी तरीके से कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एंड होती हैं ई से। एग्जाम्पल के लिए बेक, आपने देखा कि लास्ट जो वर्ड है वर्ब का वो है ई, तो वो चेंज हो जाएगा आईएनजी फॉर्म में, लेकिन यहाँ से हमें ई को हटाना होगा। आप देख सकते हैं स्पेलिंग बन जाएगी BAKING, बेकिंग। इसी तरीके से स्माइल में भी हमारा लास्ट वर्ड ई है और हमें पता है आईएनजी लगाते समय हमें उस ई को ड्रॉप कर देना है या उस ई को हटा देना है, तो स्पेलिंग हमारी बन जाएगी स्माइलिंग, SMILING। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एंड होती है IE से, तो जब भी हमें वर्ब में दिखे IE और हमें लगाना है ING तो हम वहाँ पे IE को हटा देंगे और साथ में लगा देंगे Y। तो हमारी स्पेलिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए डाई, तो डाई की स्पेलिंग हो जाएगी DYING, जो कि हमने IE को हटाकर सीधा Y लगा दिया। इसी तरीके से अगर लाई बोला जाएगा तो लाई की स्पेलिंग हो जाएगी LYING, लाइन। इसी तरीके से अगर हमारी कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें हमें एंड में मिलता है CVC, CVC मतलब यहाँ पे हो गया कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें हमें पहले कॉन्सोनेंट दिखे, उसके बाद वॉवल दिखे और लास्ट में हमें कॉन्सोनेंट दिखे, तो वहाँ पे जो हमारी स्पेलिंग होती है उसके लास्ट वर्ड को हम डबल कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे SIT, सिट। आपने देखा पहला इसमें S जो है कॉन्सोनेंट है, I जो है वो एक वॉवल है और T अगेन हमारा कॉन्सोनेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है वॉवल होते हैं AEIOU और इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो SIT एक CVC का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे हम लास्ट लेटर को डबल कर देंगे और स्पेलिंग कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं सिटिंग में डबल T हमने लगा दिया और ING फॉर्म साथ में लगा दी। इसी तरीके से रनिंग, आप देख सकते हैं N को हमने डबल कर दिया और उसके बाद हमने ING फॉर्म लगा दी। या फिर बात करें स्टॉप की तो हमने P को डबल कर दिया और साथ में लगा दिया ING फॉर्म। और एक और एग्जांपल से समझेंगे प्लान, प्लान में हमने N को डबल कर दिया और साथ में लगा दी ING फॉर्म। तो इस तरीके के वर्ब्स जब भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस में मिले तो हमें इन स्पेलिंग के जो रूल्स हैं उन्हें नहीं भूलना है और इन स्पेलिंग के तरीके से हमें उन्हें चेंज कर देना है। एक कॉमन मिस्टेक जो कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस फ्रेमिंग में करते हैं, वर्ब इनकरेक्ट। मतलब हम सेंटेंस में वर्ब तो लगा देते हैं लेकिन वो बिल्कुल इनकरेक्ट होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं मी एंड गीता इज गोइंग, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि हमें पता है मी एंड गीता यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा आर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लूरल
नंबर्स की। तो हो जाएगा मी एंड गीता आर गोइंग। इसी तरीके से अगर बोला जाए शी इज डू हर वर्क, अब हमने वर्ब तो एकदम सही लगाई है लेकिन हम भूल गए आईएनजी फॉर्म लगाना, जो कि हमने इसके स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था। तो शी इज डूइंग हर वर्क होगा राइट साइड। जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं तो वर्ब की स्पेलिंग्स में हमें ध्यान देना पड़ता है और कभी कभी हम इन्हीं स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बोला जाए शी इज क्लैपिंग, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग क्लैपिंग की हमने गलत कर दी क्योंकि हमने यहाँ पे सीवीसी रूल को नहीं लगाया। अभी थोड़ी देर पहले हमने रूल्स पढ़े थे जिसमें हमने जाना था कि सेंटेंस में वर्ब की स्पेलिंग को कैसे चेंज किया जाता है। हमें पता है यहाँ पे लगेगा सीवीसी रूल। सीवीसी रूल का मतलब हो गया जहाँ पे भी हम कॉन्सोनेंट, वॉवल और साथ में देखें कॉन्सोनेंट, तो वहाँ पे हमारा जो वर्ब का लास्ट लेटर होगा वो डबल हो जाता है। तो स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट हो गई, इसकी राइट स्पेलिंग होगी CLAPPING क्लैपिंग। इसी तरीके से अगर बोला जाए ही इज सिटिंग, तो यहाँ पे भी हमारा सीवीसी रूल लग रहा है, तो यहाँ पे डबल टी होकर ING फॉर्म लगेगी और हो जाएगा सिटिंग। इसी तरीके से कुछ सेंटेंसेस में हम कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को मिस। अगर सेंटेंस में देखा जाए माई फ्रेंड कमिंग टू मीट मी, हमें याद है कि वर्ब के संग ING फॉर्म लगानी है लेकिन हम भूल गए कि यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब ही नहीं लगाई। हमें पता है माई फ्रेंड जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी इज। तो सेंटेंस बन जाएगा माई फ्रेंड इज कमिंग टू मीट मी। इसी तरीके से अगर बोला जाए ही गोइंग टू स्कूल, सेंटेंस फ्रेम किया लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब लगाना ही भूल गए, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज गोइंग टू स्कूल। हमें पता है ही के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है इज। तो लास्ट है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब जैसे कि हम सभी को पता है स्टेटिव वर्ब्स होती हैं हमारी वो सारे वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं स्टेट ऑफ माइंड को, या कह सकते हैं मेंटल स्टेट को या फिर इमोशनल स्टेट को। तो हमें पता है कि वहाँ पे हम कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं। अगर बोला जाए आई एम लाइकिंग दिस क्लास, क्योंकि लाइकिंग यहाँ पे एक स्टेटिव वर्ब्स है जो हमारे एक मेंटल स्टेट को बता रही है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में I like this class। इसी तरीके से अगर बोला जाए I am wanting to visit शिमला, तो हमें पता है want अगेन एक हमारा इमोशनल स्टेट है और एक कह सकते हैं स्टेटिव वर्ब्स का एग्जाम्पल है, तो इसके साथ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, जैसे कि बोल सकते हैं I want to visit शिमला। तो देखा आपने कितना इजी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना अगर हम इन कॉन्सेप्ट और रूल्स को रखें अपने ध्यान में। तो टेंसेस का यूज तब ज़्यादा इजी हो जाता है जब आप अपनी डेली लाइफ में इन्हें यूज करते हैं। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि इन जो भी आप टेंसेस पढ़ते हैं उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करिए। तो इसी तरीके से अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को, रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा टेंसेस को समझना और साथ ही साथ आप कर पाएंगे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।